लास्ट 8 दिन से चलने वाला इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर है वो अभी एक न्यू चैप्टर को ओपन करने जा रहा है। और ये चैप्टर अगर ओपन हो गया दोस्तों, बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज, बहुत सारे ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इवन ये दोस्तों बहुत ज़्यादा डरावना भी होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। उसके साथ साथ कौन कौन सी सेक्टर्स में, कौन कौन सी शेयर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ अगर ये न्यू चैप्टर ओपन हो गया, उसके बारे में भी हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अभी लास्ट 8 दिन में क्या हुआ। तो लास्ट 8 दिन में शुरू में हमने देखा था हमास की तरफ से टेररिस्ट अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, और उसको काउंटर करते हुए लगातार कुछ दिनों पे इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर दोस्तों अटैक किया। और एक चीज़ ध्यान में होना चाहिए आपको, इजराइल ने अभी जो अटैक कर रहा था वो बस बॉम्बार्डमेंट कर रहा था। मतलब जो फाइटर एयरक्राफ्ट है गाजा पे जा रहा था, बॉम्बार्डमेंट कर रहा था, फिर से वापस आ रहा था, फिर से बॉम्ब भर रहा था, फिर से वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट चल रहा था, फिर से वापस आ रहा था। अभी दोस्तों इजराइल ने ये डिसाइड किया कि भाई साहब हम सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट से बॉम्बार्डमेंट नहीं करेंगे, बल्कि अभी ग्राउंड से सेना भी भेजेंगे। तो चलिए ये है न्यू चैप्टर कि इजराइल ने दोस्तों अभी ग्राउंड से सेना भेजेगा, क्योंकि गाजा पट्टी के बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं अंदर बेसमेंट पे छुपा हुआ है, तो उसको भी दोस्तों साफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट सपोज ऊपर से बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, वो ऊपर ऊपर दोस्तों खत्म हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारा मासूम बच्चे, बहुत सारे ऐसे लड़की, अब समझ सकते हैं यहाँ पे उनका मतलब जो कोई मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनका भी जान जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेथ हो रहा है। तो अभी दोस्तों ये डिसाइड किया, देखिए, वी विल कम फ्रॉम द ग्राउंड, इजराइल गोल्ड इन द ग्राउंड इन्वेशन ऑफ गाजा। अब ये बहुत ज़्यादा डरावना होने जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू विजिट सोल्जर, और पूछा उनको क्या रेडी, मतलब अपने सोल्जर्स को पूछा है कि भाई साहब आप लोग तैयार हो मतलब ग्राउंड इन्वेशन करने के लिए। अब ये देखिए, हिजबुल्ला कुड कॉज ह्यूज अर्थक्वेक फॉर इजराइल, क्योंकि देखिए ईरान जो है हिजबुल्ला के पीछे। आप पूछोगे अब हिजबुल्ला कौन है, ध्यान से देखना मैप को। ये हो गया आपका जो कि इसकी मैप, मतलब इजराइल की मैप। इजराइल की मैप पे अभी क्या चल रहा था कि ये जो इजराइल है, यहाँ पे जो छोटा सा गाजा पट्टी आप देख सकते हो, यहाँ पे अटैक हो रहा था। ऊपर की तरफ दोस्तों एक देश है जिसके, ये जो छोटा वाला देश उसका नाम है लेबनान। लेबनान के अंदर एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या आप बोल सकते हो एक टाइप का आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी भी बन चुका है, उसका नाम है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला ने दोस्तों यहाँ पे इजराइल को थ्रेटनिंग दिया है कि आप लोग अगर ग्राउंड से यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक है, मतलब ग्राउंड से इन्वेट करना शुरू किया, तो वो ऊपर की तरफ अटैक करेगा। और उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इधर बैठे हुए ईरान। और ईरान दोस्तों अगर ये जंग पे इन्वॉल्व हो गया तो ये दोस्तों एक न्यू चैप्टर को जन्म दे देगा। और ये देखिए क्या मेंशन किया, देखिए ईरान की तरफ से, ईरान में हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन कोऑर्डिनेटिंग हमास अटैक ऑन इजराइल। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, एयरबेस पे मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट से जो कि बॉम्बार्डमेंट चल रहा था, बट अभी ग्राउंड जैसे ही यहाँ पे मतलब ग्राउंड से इन्वेट करना शुरू करेगा, वैसे दोस्तों ऊपर की तरफ से हो सकता है कि बहुत ही जल्द हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक आपको इजराइल के ऊपर देखने का चांस है। तो उस केस में डबल फ्रंट पे यहाँ पे किसको लड़ना पड़ेगा, इजराइल को। अब देखिए ऐसे में देखिए ट्विस्ट कहाँ पे है, यूएस भी अपना वॉरशिप यहाँ भेज चुका है, यूके ने भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए इजराइल को अपना वॉरशिप भेज चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे जो एक्सपर्ट है इस फील्ड का, ठीक है, उनका मानना ये है कि ये कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वॉर 3 का ना जन्म दे दे, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पे ईरान अगर इन्वॉल्व हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए इनिशियल एक इम्पैक्ट तो आएगा, वो अलग बात है, उसको हम मतलब इस साइड में नहीं रखेंगे, क्योंकि हर एक जंग जब शुरू होता है 2-4 दिन इम्पैक्ट आता है। बट जो इम्पैक्ट आएगा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, वो दोस्तों कहीं लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रहा है, शुरू में मार्केट ये जंग की वजह से गिरावट हुआ था, बट उसके बाद जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट वो कौन सा था, वो था फूड इन्फ्लेशन का यहाँ पे स्पाइक होना, नॉर्मल इन्फ्लेशन बढ़ जाना, लगातार रेपो रेट हाइक होना। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म में जो इशू क्रिएट होता है। तो ऐसे में देखिए सबसे बड़ा इशू क्या क्रिएट हो रहा है, देखिए लास्ट डे क्या हुआ था आपको याद होगा, मैं आपके साथ शेयर भी किया था, ब्रेन क्रूड का प्राइस दोस्तों एक ही दिन के अंदर आप समझ सकते हो 5-5.5% बढ़ जाना। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि अभी जो खबर निकल के आ रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है वो ऑलमोस्ट दुनिया का जितने भी क्रूड ऑयल है 70% कंट्रोल में है गल्फ कंट्री के पास। गल्फ कंट्री मतलब जो भी वही इजराइल की सबसे बड़ा आज की डेट में दुश्मन बन चुका है, जैसे कि सऊदी हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सारे कंट्रीज़ इनके पास दोस्तों कंट्रोल पे है। ये लोग अगर अपना प्रोडक्शन को टाइट कर दिया या प्रोडक्शन रोक लिया दोस्तों, वैसे ही डिमांडिंग सेक्टर है या बोल सकते डिमांडिंग चीज़ है। कमोडिटी के बारे में हम बात करें, क्रूड ऑयल के प्राइस में एकदम से स्पाइक देखने को मिला, जैसे कि लास्ट डे देखने को मिला इस
एक ही स्टेटमेंट की वजह से, जो कि हमने देखा था इजराइल की पीएम नेतन्याहू की तरफ से यहाँ पे मेंशन किया था कि भाई अभी ग्राउंड से भी आपको यहाँ पे इन्वेट किया जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ अगर हम बात करें, ये देखिए क्रूड ऑयल के अंदर भी देखने को मिला, लास्ट नाइट पे देखिए जो WTI क्रूड है उसके अंदर क्लोजिंग हुआ था 5.80% ऊपर जाके। और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना मतलब दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा, खास करके इंडिया जो कि ज़्यादातर जो इंपोर्ट करता है ब्रेन क्रूड को करता है। ध्यान से सुनना मेरे बात को, आज के डेट में इंडिया अपना जितने भी ज़रूरत है इंडिया के क्रूड ऑयल का, ब्रेन क्रूड की ज़रूरत है, वो ज़्यादातर जो है बाहर से इंपोर्ट करता है। ऐसे में बहुत महंगा प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में देखिए अब तो ये सारे सिनेरियो में आपके साथ समझा दिया। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया कि क्या यहाँ पे न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है और क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो इसके पीछे देखिए बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर भी गिरावट होने का चांस है, मतलब इस कारण की वजह से अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में इतना बढ़ोतरी हो गया लगातार, यहाँ पे फिर से ईरान की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स या बोल सकते हो शेयर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा फिर रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि रिलायंस की अगर हम बात करें आज की डेट पे भी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आते हैं कहाँ से आता है, O2C बिजनेस, रिफाइनरी सेक्टर से। तो ऐसे में देखिए इसका भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा, साथ ही साथ कंपनी का जो मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। जी जो एकदम पॉइंट हमने लास्ट ईयर भी देखने को मिला, याद होगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस कहाँ पे पहुँच गया था, एकदम आसमान पे पहुँच गया था। याद करके देखिए, मैं आपके साथ उस टाइम पे बहुत बार डिस्कस भी किया था। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा के रखना चाहता हूँ चार्ट पैटर्न को। ये देखिए रिलायंस का जो शेयर है 2022 में किधर गया, हाँ ये देखिए सितंबर के महीने पे भी गिरावट हुआ, उसके बाद देखिए मार्च यहाँ पे भी गिरावट हुआ था, सेम टू सेम मार्जिन इशू की वजह से। तो कहने के रिलायंस हो गया आपकी सेम सेक्टर में, BPCL को भी यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे शेयर में सबसे पहले गिरावट होगा क्योंकि एक्सपेंसेस कॉस्ट जो है वो ह्यूज बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी को बाहर से महंगा जो क्रूड ऑयल या मतलब ब्रेन क्रूड है वो खरीदना पड़ेगा, उसको रिफाइन करके फिर से बेचना पड़ेगा। तो कहने की मार्जिन इशू आपको देखने के कारण ये जो दो मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में O2C बिजनेस पे आपको सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सेकंड जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा पेंट सेक्टर में, इसके पहले भी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ, क्योंकि पेंट सेक्टर का जो पेंट बनता है ना, हम लोग घर पे रंग करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसका जो बेस बनता है दोस्तों क्रूड ऑयल से ही बनता है, मतलब जो एकदम बेस बनता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल्स वगैरह ऐड किए जाए तो वो अलग बात है, बट जो बेस बनता है वो क्रूड ऑयल से ही बनता है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ कि कंपनी का एक्सपेंसेस कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि कंपनी को बाहर से महंगा क्रूड खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस वजह से कंपनी का जो मार्जिन्स है उसमें सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, मार्जिन श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस वजह से हमने देखा लास्ट एक साल की बात करिए, खास करके कन्फ्लिक्ट जब से शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक देखिए जब क्रूड के अंदर तेज़ी देखने को मिला तब हमने देखा, ये देखिए लास्ट ईयर जून के समय याद होगा आपको मार्केट में भी करेक्शन हुआ था। इवन एशियन पेंट जैसे मार्केट लीडर कंपनी, ठीक है, निफ्टी 50 का शेयर, उसमें भी काफ़ी क्रैश हुआ था। इवन ज़्यादा पुरानी बात नहीं, फिर से देखिए रिकवर हुआ, फिर से देखिए क्रूड के अंदर जैसे ही यहाँ पे तेज़ी हुआ, वही देखिए ईयर टिल डेट की बात करें, देखिए शेयर फिर से सेम लेवल पे पहुँच गया था 2700 के आसपास इसी साल पे, मार्च के महीने पे, फरवरी मार्च के महीने पे। फिर देखिए जैसे जैसे क्रूड का प्राइस डाउन हुआ फिर से शेयर पॉइंट ऊपर पहुँच गया, फिर देखिए आज की डेट पर फिर से ऐसे स्पाइक होने लगा, फिर से देखिए शेयर बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है। सेम चीज़ मैं बोलूँगा बर्जर पेंट की केस में भी सेम टू सेम कारण के मतलब लिए यहाँ पे बर्जर पेंट के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और ऐसा सेक्टर्स है जो कि कुछ भी इधर से उधर हो जाता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले इंपैक्ट आता है वो है मेटल सेक्टर। सबसे पहले तो हमें समझ आ गया कि डायरेक्टली कनेक्शन हो गया आपका पेंट सेक्टर का, हो गया आपका O2C बिजनेस का, बट यहाँ पे मेटल सेक्टर का भी अंदर ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सीधा प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। क्योंकि ये जो टाटा स्टील हो गया, JSW हो गया, सेल हो गया, ये जो बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ऐड होता है। और ऐसे में अगर क्रूड का प्राइस बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आप समझ सकते हो। तो जिस वजह से सेम टू सेम यहाँ पे मार्जिन का प्रॉब्लम रहेगा, जो कि लास्ट ईयर भी सेम चीज़ हमें देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर पे जब जून के समय मार्केट गिरा था, ये शेयर देखिए कहाँ पे पहुँच गया, फिर देखिए जब ऊपर पहुँचा, फिर देखिए ईयर टिल डेट में ये देखिए मार्च की लो पे ये शेयर देखिए फिर से 100 पे आ गया था, फिर देखिए आज की डेट पे ऊपर पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल सेक्टर के ऊपर भी सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा। ये तो दोस्तों क्रूड ऑयल की हमने बात कर लिया। अब बात यह है कि इस टाइप की जब सिचुएशन क्रिएट होता है ना, जैसे कि सितंबर के महीने पे हमने देखा था, अक्टूबर के महीने पे अभी आधा महीना बीत चुका है, FIs की तरफ से लगातार सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। ये तो एकदम पक्का है कि FIs ने एक भी बाई नहीं करेगा, एकदम सेल करेगा। और जिस वजह से कुछ ऐसे कंपनी की शेयर्स है, कुछ ऐसे बैंक्स की शेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा FIs का स्टेक है, जैसे कि HDFC बैंक लिमिटेड। इसके पहले लास्ट वीक में भी मैं आपके साथ शेयर किया था, याद करके देखिए कि जो कंपनी के अंदर FIs का स्टेक है, बहुत लोग देखा भी था, बहुत लोग को याद है, बहुत लोग भूल चुका है, बट स्टिल अगर हम बात करें FIs की स्टेक, ये देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए ये हो गया FIs का स्टेक कितना है आज की डेट पे, ये देखिए
देखिए सिंगल एंटिटी होने के बाद 52% का स्टेक है। और अगर आप पूछोगे HDFC बैंक का मार्केट वैल्यूएशन कितना है, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए पेपर पेन में। ये देखिए मार्केट वैल्यूएशन है अप्रॉक्सीमेटली 11.5 लाख करोड़। इसमें 52% कितना होता है आप समझ सकते हो, ठीक है, कितना बड़ा स्टेक है FIS के पास। और FIS अगर सेल किया इसमें तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ा गिरावट मार्केट में भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी का टॉप कंपनी है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे ICICI बैंक के केस में भी आपको देखने को मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। ये देखिए FIS के पास 44.53% का स्टेक है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे भी देखिए सबसे ज़्यादा स्टेक है किसके पास, FIS के पास। कितना परसेंट स्टेक, 41.54% का स्टेक है FIS के पास। सेम चीज़ अगर आप देखोगे एक्सिस बैंक, सारे देखिए टॉप बैंक है। ये जो सारे कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारे निफ्टी फिफ्टी की टॉप कंपनी है, मतलब टॉप 10 में रहने वाली कंपनी। ये देखिए FIS के पास कितने 52% की स्टेक है एक्सिस बैंक के अंदर। सेम चीज़ अगर आप देखोगे इन्फोसिस लिमिटेड जो कि IT कंपनी है, टॉप कंपनी, TCS के अंदर नहीं, क्योंकि TCS के अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, 70% के ऊपर जो स्टेक है वो किसके पास है, टाटा सन्स के पास है। बट इन्फोसिस के केस में ऐसा नहीं है, 33% की स्टेक है FIS के पास। तो ये सारे शेयर दोस्तों गिरावट होने का चांस है। बाकी दोस्तों इस वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक ही बात बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि ये जो जंग है हर रोज़ न्यू चैप्टर को ओपन करने जा रहा है, अलग अलग तरह से न्यूज़ आ रहा है। तो सारे जानकारी सारे अपडेट मैं आपको दे दूंगा। खास तौर से कल संडे के दिन दोस्तों इस पार या तो उस पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ है दोस्तों आज सुबह सुबह ही निकल के आया था कि इजराइल ने अभी ग्राउंड से इन्वेट करेगा गाजा को, ठीक है। तो अगर ये शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं एक फिर से मार्केट को गिरावट के लिए, मतलब ये बोल सकते हो कि एकदम रेडी है मार्केट को गिरावट होने के लिए। बाकी